हो अच्छा, जाएगी। एक सवाल लोगों के मन में है, मैं आखिरी के 2 प्रश्न कर रहा हूँ। एक प्रश्न ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो बंद हो गया, अब राजनीतिक दलों को चंदा मिल कैसे रहा है, और इस चंदे में ब्लैक मनी का जो धंधा है वो कैसे शामिल है? बहुत बढ़िया सवाल किया, और मैंने अभी मेरी पीआईएल इस पे कल ही एडमिट हुई है। मैंने पीआईएल फाइल करके अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत में कुल 3300 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 3300 में से चुनाव केवल 300 लड़ती हैं। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ती, और वो 3000 पॉलिटिकल पार्टियां साल में 10,000 रुपए चंदा लेती हैं। हो क्या रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों को 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ सॉरी हाँ। 10,000 करोड़ हाँ। पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा मिलता है ना, उसमें चंदा देने वाले को भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है और पॉलिटिकल पार्टियों को भी छूट मिलती है। हाँ। अब इसका एग्जांपल कैसे समझिए, पूरा खेल चल कैसे रहा। आपके पास 1 करोड़ कैश है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, आप मेरे पास 1 करोड़ लेके आओ कैश, मैं तो ले सकता हूं क्योंकि मुझे तो छूट मिली हुई है। अब आप 1 करोड़ ऐसे खपा नहीं सकते थे, आपने 1 करोड़ मुझे कैश में दे दिया, अपने एंट्री में आपने दिखा दिया मैंने 1 करोड़ इनको दिया, आप इनकम टैक्स से डोनेट किया पॉलिटिकल पार्टी को। हाँ। आप भी इनकम टैक्स फ्री, आप टैक्स फ्री हो गए। हाँ। आपको कुछ बताने नहीं कुछ, हाँ। वो पैसा कहां से कमाया, मानव तस्करी से कमाया। अच्छा, डोनेट करने वाले को उसका सोर्स भी नहीं बताना। सोर्स भी नहीं बताना। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए अपना कमीशन काट लिया और 80 लाख वापस 80 लाख आपको चेक से वापस कर दिया। हाँ। और कैसे वापस किया, हमने कहा हमने रैली किया था, उसमें विशाल काला जी ने इतनी गाड़ी सप्लाई किया था, इतना टेंट लगाया था, इतने का भंडारा किया था, इतना खाना खिलाया था, तो 80 लाख रुपए हमने आपको चेक काट के दिया एज ए किस काम के बदले। हाँ, मैं अपनी कोई भी कंपनी खोल लूं, आपने उस कंपनी से इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूं। इवेंट मैनेजमेंट करो, यस। ये पूरा खेल चल रहा है। अभी भीलवाड़ा में कंपनी, एक पॉलिटिकल पार्टी पकड़ी गई, 500 करोड़ उसने ऐसे 500 करोड़ लिया, 80% काटा, 20% काट के 80% वापस कर दिए। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पकड़ी है 300। और अब मेरी, अच्छा पहले ये मुद्दा नहीं चल रहा था, अभी मैंने पीआईएल फाइल किया तो मैं देख रहा हूँ कुछ अखबारों में खबरें छप रही। आज ही अखबार ने छापा है कि 10,000 करोड़ रुपए ऐसे ही आ गए। ये पूरा, तो ये जब मैं कह रहा हूं ना 1 नेशन 1 टैक्स होगा, जब सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 5,000 से, तो आदमी पैसा खाएगा क्या? तो इतने नोट का करेगा क्या? नोट का क्या करेगा? कहीं खपा नहीं पाएगा। तो मजबूरी उसको ठीक से काम करना, जब कैश होगा ही नहीं। दूसरा, अभी क्या हो रहा है आज की डेट में, आप इनकम टैक्स में जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं। आप मान लीजिए साल भर में आपकी इनकम है मान लीजिए 12 लाख रुपए साल की, तो आपने ये दिखाया भैया हम लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, तो हम 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ। चलो, सरकार ने 12 लाख रुपए पे आपसे टैक्स ले लिया, आप साल में 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। सरकार को पता ही नहीं कि आप साल में कमाते आप 12 लाख हो, खर्च करते 1 करोड़ करते हो। अगर 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा तो आपको बार बार स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तो पता चल जाएगा। स्वैपिंग करोगे तो आपके ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा यार इसकी तनख्वाह तो 12 लाख रुपए साल की, खर्च ये करोड़ रुपए करता है, तो सरकार को बैठे बैठे पूरा ट्रांजैक्शन मिल जाएगा ना। उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, छापा मारने की जरूरत नहीं, जीएसटी की जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर कोई जरूरत नहीं, बैठे बैठे सरकार की तिजोरी भर जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूं बीटीटी मॉडल, देश में शांति भी रहेगी, अराजकता भी खत्म होगी। जो दुनिया भर का ये कारोबार चल रहा है भाई, किडनैपिंग का कारोबार कैसे चलता है, कैश में चलता है ना। ये जो वसूली करते हैं कैश में करते हैं, ठेकेदार दलाली करते हैं कैश में करते हैं ना। ये जब जितने भी काम इस तरह सब कैश में हो रहे हैं, वो जब कैश खत्म होगा तो वो गंदे काम भी खत्म हो जाएंगे। गंदे काम खत्म होंगे तो भारत सुरक्षित होगा तो भारत से पलायन बंद होगा। आज की डेट में जो थोड़ा सा पढ़ लिख ले रहा है वो कह रहा हम भारत में नहीं रहेंगे, अरे बहुत दिक्कत है। ये है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है ना, 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण भ्रष्टाचार। सड़क में बार बार गड्ढा हो रहा है, गड्ढा क्यों हो रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है कि हमने भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। सब अपना खेल चल रहा है। मतलब 20% पहले नेता ले लेते हैं सड़क का, 20% नौकरशाह ले लेते हैं, 20% ठेकेदार खुद रख लेता है, 60% हो गए, 20% में वो लेबर मिस्त्री के चला गया, 80%, 20% का मटेरियल डालता है। अब जब 20% का मटेरियल पड़ेगा तो बार बार गड्ढा होगा, उसमें बाइक जाएगी, टूटेगी, गिरेगी, मरेंगे लोग। 5 लाख लोगों का हाथ पैर टूट रहा है, 2 लाख लोग मर जा रहे हैं साल में। इतना बड़ा चल रहा है। जमीन का विवाद, साल में 2 लाख लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? जमीन किसी और की है, लेखपाल 5,000 रुपए लेता है, किसी और के नाम कर देता है। अब जमीन की मालिक को पता चलता है कि ये जमीन तो किसी और के नाम होगी, उससे झगड़ा होता है, फिर हाथ पैर टूटते हैं, फिर लाठी टूटती है। कोर्ट में जो मुकदमे बढ़े हैं वो तहसील के भ्रष्टाचार कारण मुकदमे बढ़े हैं। आज की डेट में थाना जिसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। तहसील जो प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मतलब आप किसी की जमीन आप बेच के चले आओ, ये हालत हो रही है।
किसी को मरा हुआ दिखा दो, किसी को जिंदा दिखा दो। मथुरा की इंटरेस्टिंग आपको घटना बताता हूं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। विद्या देवी के बेटे नहीं थे। विद्या देवी ने अपनी 15 बीघे जमीन अपनी बेटी को दे दिया। विद्या देवी मर गई सन 75 में। ये 2025 की घटना बता रहा हूं। विद्या देवी अपनी बेटी को अपनी 15 बीघे जमीन देके 75 में मर गई, 50 साल पहले। हाँ। विद्या देवी की बेटी की शादी अलीगढ़ में हो गई थी, अपने ससुराल में रहती थी। उसने सोचा चलो हम अपने मायके चलें, अपनी 15 उसके बच्चे होंगे, एक बेटा हम अपने मायके में रख देते हैं। आई तो पता चला वहां तो जमीन पे कोई और खेत जोत रहा है, बो रहा है। पता चला वो तो जमीन किसी और के नाम पे बिक गई है। और बिकी कब? 1995 में। विद्या देवी मर गई 75 में। 1995 में विद्या देवी को कागज में जिंदा किया गया और उनसे वसीयत करा ली गई। और विद्या देवी की बेटी जो अभी 2025 में मरी है, इसको 1995 में मार दिया कागज में। तो रजिस्ट्री में लिखा हुआ विद्या देवी जो 1975 में मर गई थी, वो 1995 में जिंदा हो के ये कह रही हैं कि अब हमारे कोई बेटी वोटी नहीं है, इसलिए मैं अपनी वसीयत इनको कर रही हूं। और उससे बड़ा आश्चर्य कि 1995 में विद्या देवी की बेटी को जब पता चला हमारी जमीन तो किसी और ने लिखवा लिया, वो 30 साल तक उनकी बेटी लड़ी है कि मैं जिंदा हूं। 2025 में मर गई है, तब जाके पुलिस केस हुआ है। जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया उनको जेल में डाला गया। अच्छा, उसमें जो फर्जीवाड़ा किया उनको तो जेल में डाला, लेकिन उस लेखपाल को तो जेल में नहीं डाला। उस कानूनगो को जेल में नहीं डाला, उस रजिस्ट्रार को जेल में नहीं डाला, उस पेशकार को जेल में नहीं डाला, उस तहसीलदार को जेल में नहीं डाला जिसने पूरा इतना बड़ा खेल किया था। इस देश में अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार फैला है, क्योंकि हमारे नियम कानून घटिया है। जो चारों तरफ तनाव फैला हुआ है क्योंकि नियम कानून घटिया है। 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। बिल्कुल। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है और उस टेंशन का निदान नहीं हो रहा, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। फर्जी FIR हो जा रही है, फर्जी शिकायत हो जा रही है, फर्जी जो है जांच हो जा रही है, फर्जी गवाही हो जा रही है, सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप अच्छे भले आदमी हो, आपके खिलाफ कोई एक आदमी आए फर्जी केस कर दे कि हमको तो ये बोला था, आपको बोले SC ST का फर्जी केस कर दे, आप 10 साल लड़ोगे जी हमने तो नहीं बोला था, उसको तो कुछ होगा नहीं जिसने फर्जी आपको। तो हमने आज तक कानून बनाए नहीं कि फर्जी शिकायत करना जघन्य अपराध है, फर्जी जांच करना जघन्य अपराध है, हमने कानून बनाया नहीं। फर्जी गवाही देना जघन्य अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में फर्जी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है। अमेरिका में बाप अपने बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि बेटा तो सजा पहले ही पाएगा, पता चला बाप भी जेल में जाएगा, फर्जी गवाही दे दिया। अमेरिका में एक आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली, वो पकड़ा गया, बोले तूने रेकी किया? बोले हाँ रेकी किया। सोचिए, आतंकवादी सच बोल रहा है, एकदम सत्यवादी हो गया। क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल। तो उसने बोला हाँ जी रेकी कर लिया, 5 साल में छूट गया। अगर कह देता रेकी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते तो 25 साल के लिए जेल में जाता। ये भारत में सब ठीक है, कानून घटिया है। और जब तक ये कानून नहीं व्यवस्था बदलेगी, न्याय व्यवस्था नहीं बदलेगी, पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, टैक्स व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक भारत में ये अराजकता कम नहीं होगी। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई चीफ जस्टिस बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 1985 में एक रघुवीर मिश्रा थे, उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी 10 बीघे जमीन दान कर दिया, वसीयत लिख दिया। दूसरे आदमी ने उनकी फर्जी वसीयत करा लिया। 1985 से 2025 40 साल बीत चुके हैं। इस 40 साल में उत्तर प्रदेश में 15 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 15 से ज्यादा गवर्नर बदल चुके हैं, केंद्र में भी लगभग 15 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, 15 राष्ट्रपति बदल चुके हैं, 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल चुके हैं भारत में। लेकिन जौनपुर जिले का केस अभी भी कि किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है, ये 40 साल में डिसाइड नहीं हुआ। आज अगर वो डिसाइड हो जाए जौनपुर जिले में रघुवीर मिश्रा वाला केस, तो अभी SOC के यहाँ सबसे नीचे पायदान पे, उसकी अपील होगी, अभी CO के यहाँ है, CO की अपील होगी SOC के यहाँ, SOC की अपील होगी DDC के यहाँ, DDC की अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर की अपील होगी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अपील होगी सुप्रीम कोर्ट। अभी सबसे नीचे पायदान पे है 40 साल में। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं।